Hello children, in this video we are continuing first chapter of your economics book. I am Amit Toshniwal and welcome you to digital classes of Christ Church Convent, Gardawara. This is chapter 1 and we are dealing two topics in this video. First, what are economic activities and non-economic activities, their difference, and second topic is department of economics. Departments means branches, you can say. Okay, so let us start with this video is for 11th and 12th both classes. दोनों के लिए काम का है ये, because your first part is same. First six chapters are same. Let us understand the meaning of economic and non-economic. Economic activities are those activities which are related to money and wealth, जिनका सीधा संबंध पैसे से है, वो economic activities हैं. And non-economic activities which are not having no concern with money or wealth, means non-economic activities are done for different purposes, for other purposes. उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता. तो I have written difference between economic activities and non-economic activities. अब डिफरेंस क्यों लिखा है? डिफरेंस लिख देने से आप तीन चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हो. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स. सेकंड, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू टर्म्स. और डिफरेंस तो है ही. सपोज यू आर गिवन क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आप केवल इस तरफ के ये लिख दीजिए, फीचर्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी उसी की. और नॉन इकोनॉमिक के लिए पूछेंगे तो ये लिख दीजिए. तो दो क्वेश्चन आपके ये हो गए. आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या मीनिंग या डेफिनेशन, तो इन पॉइंट्स को आप सेंटेंस बना के एक के बाद एक लिख देंगे तो वो उसका मीनिंग हो जाएगा, डेफिनेशन भी हो जाएगी. और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा. तो 2 + 2 कितने क्वेश्चन हो गए? 4. और फिफ्थ ऑलरेडी है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ which have concern with wealth, जिनका संबंध संपत्ति, प्रॉपर्टी, रुपए पैसे से होता हो. और नॉन इकोनॉमिक, these activities do not have any relation with wealth or money. These activities are performed out of emotions and just done for pleasure. हम अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें करते हैं या अपनी खुशी या प्रसन्नता के लिए करते हैं. जैसे दान कर देना, तो दान करने से आपको कोई दूसरा फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपको एक मन में खुशी है कि मैंने आज ये किया, है ना. यू आर नॉट अर्निंग एनी मनी. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यू आर डूइंग सम बिजनेस, यू आर डूइंग सम ट्रेड. आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, उसे आप 120 रुपये में बेच देते हैं. यू आर अर्निंग ₹20 एक्स्ट्रा, यू आर गेटिंग. तो आपने क्या किया? वेल्थ अर्न किया. तो दूसरा पॉइंट वही बन जाएगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ एंड दीज एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अदर पर्पसेस. दूसरा कोई रीज़न हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, टू इंक्रीज़ योर गुड डीड्स. आप अच्छे काम करना चाहते हैं. टू पास योर टाइम एज हॉबी, आप कर सकते हो गार्डनिंग करना
यू आर गेटिंग नथिंग बट गेटिंग प्लेजर, हॉबीज़। तो अदर पर्पसेस कुछ भी हो सकता है आपका, पर्सनल या सोशल। Economic activities are always valid and legal. It means only those activities earning money or wealth can be considered as economic activities which are lawful, not against the law. तभी वो कहलाएंगे। यदि वो कानून के अगेंस्ट में है, लॉ के अगेंस्ट में है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहलाएंगी, भले ही उनसे वेल्थ अर्न हो रही हो, इनकम अर्न हो रही हो। जैसे स्मगलिंग, होल्डरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सटॉर्शन एट्सेट्रा, किडनैपिंग मनी, तो ये जो है इनसे भी पैसा मिल रहा है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। लेकिन इनको क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे हम? क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं? लॉफुल नहीं है, अगेंस्ट द लॉ। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं कि हमेशा लीगल ही हों। अपने मन को खुश करने के लिए, प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जो इल्लीगल है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपने दोस्त को टीज़ करना, परेशान करना, तो यू आर गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, आपको उससे खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, हाँ। तो नॉट, लेकिन वो लीगल तो नहीं है किसी को परेशान करना, टीज़ करना, टॉर्चर करना, लेकिन इट हैपन्स। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन फॉर फुलफिलिंग वांट्स ऑफ मैन, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो व्हाट आर वांट्स ऑफ मैन? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, 5 नेसेसरी नीड्स, जो 5 हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, है ना। फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, उनको पूरा करती हैं। और नॉट ओनली नेसेसरी नेसेसिटीज़, कंफर्ट नेसेसिटीज़ एज वेल एज लग्जरियस नेसेसिटीज़, उनको भी पूरा करती हैं। यदि ज़्यादा पैसा है तो लग्जरियस लाइफ हो सकती है, लैविश लाइफ आप ले सकते हो, जीवन जी सकते हो। तो अल्टीमेटली इनका काम होता है ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करना, सेटिस्फाई करना, और ये हमारे डिज़ायर्स या इमोशन को फुलफ़िल करती हैं। हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनको ये पूरा करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मनी के फॉर्म में मीज़र कर सकते हैं, लेकिन इनको हम मनी के फॉर्म में मीज़र नहीं कर सकते। इससे जो आनंद की उत्पत्ति होगी उसे पैसे में हम नहीं माप सकते, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा उसे हम माप सकते हैं। 100 की चीज़ 120 में बेच दी, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हम मीज़र कर सकते हैं ₹20, बट नॉट हेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक activities are very very important and essential for economic development and progress. If the cycle of economic activity stops, then economic development, economic growth, economic progress also will get hindered, that will stop. वो पूरा साइकिल जो होगा that will jam, पूरा जाम हो जाएगा वो। इसलिए यही एक्टिविटी है जो किसी देश को ये बताती हैं कि वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, बैकवर्ड है, एडवांस है, किस स्टेज में है वो इकोनॉमी की, वो इनसे पता चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही पता चलेगा। तो ये प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई प्रमोशन नहीं होता, इसमें कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, नाउ the scope of economic activity is limited, whereas the scope of non-economic activity is wide. ये लिमिटेड, आपके पास जो भी काम है करने के लिए, धन कमाने के लिए, वो 3 सेक्टर में हो सकते हैं, इधर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क्स, सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, एंड टर्शियरी सेक्टर मीन्स टू कम इन टू अ प्रोफेशन। तो
तो लिमिटेशन है वहाँ पर स्कोप। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉबीज़, उनका कोई अंत नहीं है, आपकी डिज़ायर्स अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका स्कोप वाइड होगा। ओके, तो ये जो डिफरेंस है इसमें आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनको सेंटेंस में के फॉर्म में लिख दीजिए। मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दीजिए। 2, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये साइड हेडिंग दीजिए और इनकी डीलिंग कर दीजिए। और ऐसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनकी साइड हेडिंग लिखिए ये आपकी, और उसके बाद फिर आप उनको एलोबरेट कर दीजिए। तो हो गया 4, और 5th हो गया डिफरेंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 इससे आपके पास बन सकते हैं। ठीक है। सेकंड टॉपिक इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ब्रांचेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 टर्म्स जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, अभी अपन इनको देखेंगे। पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो इन 5 पर घूम रहा है। ये 5 मेन उसके पिलर्स हैं जिस पर पूरा इकोनॉमिक साइकिल रन करता है। तो पहला ब्रांच, पहला डिपार्टमेंट है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स किसी चीज़ को यूज़ करना, उपभोग करना, उसको यूटिलाइज करना, है ना। टू टेक मतलब इनटेक, उसका उपभोग, इनटेक करना कंजम्पशन कहलाता है। तो कंजम्पशन जो है, जो कंजम्पशन है वो 3 प्रकार से होता है। एक्चुअली अपन इसको इंक्लूड कर दें इंटरनेशनल लेवल पे तो 4 प्रकार से हो जाएगा। पहला होगा हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन मीन्स डिमांड क्रिएटेड इन द मार्केट बाय हाउस होल्ड्स, यानी हर घर का खर्च जो उनको लगने वाला है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी की दूसरी चीज़ें। ठीक है। देन सेकंड कंजम्पशन इज इंडस्ट्रियल कंजम्पशन या बिजनेस कंजम्पशन। इंडस्ट्री को बनाने के लिए भी सर्विसेज और गुड्स दोनों लगेंगे उसको रन करने के लिए। तो इंडस्ट्री भी कंज्यूम करती है, गुड्स भी और सर्विस, और प्रोडक्शन भी करती है। लेकिन किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने से पहले उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है। आपकी बॉडी एनर्जी कब प्रोड्यूस करेगी? व्हेन यू कंज्यूम समथिंग। जब आप कुछ खाएंगे तब तो बॉडी एनर्जी करेगी, फिर जब आप करेंगे तो फिर उससे कुछ और नई चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो कंजम्पशन सेकंड इज इंडस्ट्रियल। थर्ड गवर्नमेंट कंजम्पशन। गवर्नमेंट डज वर्क फॉर पब्लिक एंड सोसाइटी। जब वो सोसाइटी के लिए काम करती है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए जो डिमांड क्रिएट करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कंजम्पशन कहलाएगा। एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यदि मान लो किसी इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट आफ्टर कंज्यूमिंग बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। उस देश के समस्त लोगों का कंज्यूम करने के बाद वो एक्सेस में, एक्स्ट्रा में है, तो दैट कैन बी एक्सपोर्टेड और अ डिमांड कैन बी क्रिएटेड एट ग्लोबल लेवल। आप इंटरनेशनली उसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हो। जैसे हिंदुस्तान के मसाले जो केरल में उत्पन्न होते हैं, या आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, वो विदेशों को भेजी जाती है, एक्सपोर्ट होता है उनका। हमारे यहाँ का सिल्क एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी राइस एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनली यानी ग्लोबल मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है, वो चौथा कंजम्पशन हुआ। अब कंजम्पशन में हम क्या क्या सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे? ह्यूमन वांट्स पहला, डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल, aggregate demand by the society in a whole. Likewise supply, individual supply and aggregate supply. Law of diminishing marginal utility. When something is consumed
it cannot be consumed forever because it depends on the taste, nature, income, behavior and price and availability of that particular article or object in the market. जो भी चीज़ कंज्यूम की जा रही है वो लगातार कंज्यूम नहीं होगी, कीप ऑन चेंजिंग, बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालेंगी? इनकम, आज पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, नहीं है तो कम कंजम्पशन करेंगे। टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन गुड्स यदि आते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि किसी एक वस्तु को लगातार कंज्यूम करते रहने से जो कंज्यूमर है उसके प्रति अपना आकर्षण, अट्रैक्शन खो बैठता है और फिर वो किसी दूसरी चीज़ की वो चाह करता है। जब वो दूसरी चीज़ की चाह क्यों कर रहा है चाह? क्योंकि उससे उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश यानी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो जब रिड्यूस हो जाएगी तो ही विल फाइंड फॉर समथिंग एल्स, दूसरी चीज़ों के लिए वो खोज करेगा। तो ये हम कंजम्पशन में ही पढ़ेंगे। फिर कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है उसके पॉकेट में कितना पैसा है, उसकी पॉकेट का पैसा मतलब उसकी टोटल इनकम, और उसे सर्वाइवल करने के लिए कितना एक्सपेंस करना होगा। तो वो इस तरीके का एक बैलेंस क्रिएट करता है कि उसकी इनकम यदि ज़्यादा है एंड इफ़ द कंज्यूमर इज़ एबल टू कीप हिज एक्सपेंडिचर्स लोअर देन हिज इनकम, यदि उसकी इनकम से वो कम रखेगा तो उसकी पॉकेट में सारे खर्चे पूरे करने के बाद कुछ बच जाएगा। अब आप ये कह सकते हो सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे, और सही बात है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि डिज़ायर्स जो हैं, वांट्स जो हैं, दे आर अनलिमिटेड एंड नेवर एंडिंग, नॉन एग्जॉस्टिंग, कभी ख़त्म नहीं होती वो। बट यदि हम एक प्रिंसिपल यदि इकोनॉमिक्स का देखें तो उसमें ये बात आएगी कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स यानी कि नेसेसरी नीड्स, उनको पूरा करने के बाद उसके पास जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है या जब मार्केट में फॉल होता है तब उसकी जेब में कुछ पैसा बच जा रहा है। समझिए कि आज कोई टमाटर 10 रुपये किलो है, लेकिन किसी दिन मार्केट में टमाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उस दिन वो टमाटर उसको 6 रुपये किलो मिल जा रहा है। उसे 1 किलो टमाटर लेना है, वो ले रहा है। यदि वो उसी रेट में लेता तो उसे 10 रुपये के आते, क्वांटिटी उतनी ही है और पैसा लग रहा था 10 रुपये, लेकिन आज सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए क्वांटिटी तो वो जो उसकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी उतनी ही वो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बट रेट्स आर लो। तो उसको कितने रुपए बच गए? 4 रुपये बच गए, वो उसका सरप्लस है कि ज़रूरत पूरी हुई, डिज़ायर्ड क्वांटिटी मिली, बट उसको पैसा कम लगा, तो वो कंज्यूमर सरप्लस है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे एक एक इनके लिए एक चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, बट वी आर डीलिंग इन ब्रीफ हियर। फैमिली बजट, ये सभी लोग करते हैं। कितने रुपए हमारे दवाइयों में लगेंगे, कितने की फ़ीस भरना पड़ेगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, कितने का किराना सामान आएगा, कितना हमें क्लोथिंग के लिए देना होगा, कितनी हमारी सेविंग्स होंगी, कितनी हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो ये फैमिली बजट भी तैयार किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो हम किस हेड में पढ़ते हैं? कंजम्पशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? चीज़ों को यूज़ करना, उनको यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना, उपभोग करना, उसे हम कंजम्पशन कहेंगे। सेकेंड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स। Consumption is the initial one, vital one, main, without which nothing will happen. यदि कंजम्पशन नहीं है, डिमांड, कंजम्पशन क्या क्रिएट करता है? डिमांड क्रिएट करता है, और डिमांड होने के कारण फिर क्या होगा? सेकेंड चीज़ क्या आएगी? प्रोडक्शन। यदि किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो फिर क्या क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, वहाँ पर शुरुआत यहीं से होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस।
एंड हाउ मच, हम क्या बनाएं और कितना बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा होता है whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। और तीसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की। क्या बनाएं और कितना, किसके लिए बनाएं और कैसे बनाएं। कैसे बनाएं में मैनर आते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से जाना है या मॉडर्न अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच से बनाना है हमको, मतलब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बातें उसमें आती हैं। तो प्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। प्रोडक्शन बेस है। प्रोडक्शन क्या करता है, किसी भी रॉ मटेरियल को फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, मतलब वॉट एवर रॉ मटेरियल इज गिवन it is converted into furnished and final goods and services is called production, so that its utility can be enhanced and enriched, उसकी हम उपयोगिता को और अभिवृद्धि कर सकें, उसमें हम उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकें, तो वो कहलाता है प्रोडक्शन। इसमें हम क्या क्या, इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। लॉज ऑफ रिटर्न्स। अब लॉज ऑफ रिटर्न्स 3 होते हैं, इक्वल, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। तो तीनों में क्या अंतर है। इक्वल मतलब जितने रुपए में चीज़ बनाई उतने रुपए में बिक गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। इंक्रीजिंग रिटर्न्स 10 रुपए में बनाई 12 रुपए में बिकी, 2 रुपए का प्रॉफिट। डिक्रीजिंग 10 में बनाई 8 में बिकी, 2 रुपए का लॉस। तो हम पढ़ेंगे इसमें लॉज ऑफ रिटर्न्स कि कौन सी मार्केट कंडीशन में किन परिस्थितियों में लॉज ऑफ रिटर्न्स अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्शन में जो लेबर यूज की जाती है वो होती है साइंटिफिक, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। तो हर किसी को कोई भी काम नहीं दिया जा सकता। एक फावड़ा चलाने वाले को आप क्लास पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते, ही इज अनेबल टू डू, ठीक है। तो क्योंकि वो नॉन स्किल्ड है, उसको नहीं आता, उसके लिए स्किल चाहिए पढ़ाने के लिए। और पढ़ाने वाले से आप फावड़ा नहीं चलवा सकते, क्योंकि वो भी एक आर्ट है, क्योंकि उसने कभी फिजिकल लेबर नहीं किया। मेंटल लेबर करने वाले से आप फिजिकल लेबर नहीं करवा सकते। यदि करवाएंगे तो जो आउटकम है, जो आउटपुट निकलेगा वो बिलो एवरेज हो जाएगा, नीचे निकलेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रोडक्शन में ये देखा जाता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाए, सही आदमी को सही काम मिलना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जा सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाने से रेट ऑफ प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन गेन एंड सरप्लसेस। कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो रही है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचत हो रही है, गेन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता जाएगा थोड़ा थोड़ा, दैट विल बी एक्यूमुलेटेड। और जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगा छोटी छोटी सेविंग्स, सो दैट विल टर्न इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। देन these 3 prominent factors helps in capital formation। आपका इनकम कितना है, उसमें से एक्सपेंस कितना किया, सेविंग कितनी हुई, फिर इनकम कितना, एक्सपेंस कितना, सेविंग कितनी हुई, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो छोटी छोटी सेविंग्स जब बन जाएंगी तो दैट विल टर्न इनटू अ बिग अमाउंट, एंड दैट बिग अमाउंट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship means to take the risk to start business, collecting all factors of production and bearing the risk of profit and loss। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स को वो इकट्ठा करता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है।
तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। देन आफ्टर प्रोडक्शन थर्ड डिपार्टमेंट इज एक्सचेंज। तो व्हाट इज एक्सचेंज? वॉट एवर इनकम और रेवेन्यू इज जनरेटेड इन प्रोसीडिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बेच देने के बाद, उसकी कॉस्ट को अलग कर देने के बाद जो भी बचेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग करने के बाद जो बचेगा वो उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में कौन कौन हेल्प करता है? हमने कल बताया था आपको पहले वीडियो में कि 4 फैक्टर्स माने जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को उसके बदले में उसका रेंट दिया जाएगा, वो उसका रेम्यूनरेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सॉरी एक्सचेंज, आई स्टार्टेड विद डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज मीन्स exchange whatever goods or services are produced, they are changed. The meaning of exchange is to take commodity of more utility by sparing giving away the commodity of less utility. हमको जिस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है उस चीज़ को हम अपने पास ले रहे हैं और लेस यूटिलिटी की चीज़ हम सामने वाले को दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के 2 प्रकार हैं, बार्टर एक्सचेंज एंड मनी एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में वस्तु के बदले में वस्तु मिलती है या सेवाएं मिल सकती हैं, इसमें पैसे का कोई काम नहीं होता, नो मनी ट्रांजैक्शन इज़ डन। और मनी एक्सचेंज में गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसा मिलता है, ये मनी एक्सचेंज कहलाता है। एक्सचेंज में सब्जेक्ट मैटर्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वैलिडिटी, लीगलिटी एंड देयर यूजेस, उनके बेस पे जो टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं वो। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एट्सेट्रा। डिफरेंट टाइप के जो मार्केट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। मार्केट प्राइस क्या होगी, नॉर्मल प्राइस क्या होगी, वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू, किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, वो एक्सचेंज के लिए अपन उसमें पढ़ते हैं उसको। फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम आपसे बात कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वॉट एवर इनकम और revenue is generated, it is distributed among all those factors of production which contributed their part as remuneration. तो उनको as remuneration मिलता है, 4 फैक्टर्स हैं उसके। लैंड, उसको मिलता है रेंट, लेबर उसे मिलती है वेजेस, कैपिटल उसे मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जिसने कि इन तीनों को इकट्ठा किया था वो सबसे लास्ट में अपना हिस्सा लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, तो वो उसे मिलेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस और नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्यों पढ़ेंगे? ये सब कुछ जो हो रहा है, तो वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स GDP एंड इट्स टोटल बिकम्स नेशनल इनकम। ये एक पूरा चैप्टर है, एक बहुत वास्ट ये आपका टॉपिक है जिसके बारे में अपन डील करेंगे बाद में। फिर है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन एंड रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी सो दैट इकोनॉमी कैन रन स्मूथली एंड कैन फंक्शन ईजीली। फॉर दैट government creates taxation policies, fiscal policies and monetary policies under the norms of RBI के थ्रू जब वो काम करती है तब। फिर when government is in need, it demands debts from public, so that is called public debts. Public expenditure जो सोशल काम करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपना गवर्नमेंट स्कूल्स, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। एंड डेफिसिट मीन्स टाइम, डेफिसिट मतलब घाटा,
ये भी संभव हो सकता है कि गवर्नमेंट वॉट एवर रेवेन्यू जनरेशन इज देयर अंडर टैक्सेशन पॉलिसी, जो भी उसको रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू कम है और उसका एक्सपेंडिचर जो है पर उस फाइनेंशियल ईयर का वो ज़्यादा है, तो उससे सरकार को क्या होगा, घाटा हो जाएगा। तो ये 5 डिपार्टमेंट या 5 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। ये 2 वीडियोज़ के बाद आपका फर्स्ट लेसन जो है इकोनॉमिक्स का इट इज़ कम्प्लीटेड। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको क्लासेस में मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चंस पर वीक आपको दिए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उनके आंसर्स फ्रेम करके उनको लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।